दोस्तों आप सभी के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हमें एनएमएमएस एग्ज़ाम का चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस करवाओ ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर पाएँ। और दोस्तों चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके और उन क्वेश्चनों में से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एनएमएमएस की क्लास का ये हमारा फर्स्ट अध्याय है गति। तो दोस्तों गति, दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं, जैसे टहलता हुआ व्यक्ति, चलती कारें, दौड़ती हुई रेलगाड़ियां आदि। जबकि कुछ वस्तुएं विरामावस्था में होती है, जैसे फर्नीचर, मकान, पेड़ पौधे। तो दोस्तों सिंपली ये बताना चाहता है कि गतिमान अवस्था में जैसे आप अपनी बाइक को चलते हुए देखते हैं, साइकिल को चलते हुए देखते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, वो गतिमान अवस्था कहलाती है। और दोस्तों विरामावस्था जैसे पेड़ पौधे जो कि एक जगह से दूसरी जगह चलकर नहीं जा सकते, वो होती है विरामावस्था। तो दोस्तों यहाँ पे विराम, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता तो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे आपके घर में कोई फ्रिज या फिर फर्नीचर है, अगर वो सुबह 10 बजे वहीं पर रखा गया है तो शाम को भी वो वहीं पर रखा होगा। इसका मतलब है कि समय तो बदल जाएगा, सुबह 8 बजे थे तो शाम को 7 बजे, यानी समय में परिवर्तन हुआ है। लेकिन दोस्तों जो विरामावस्था में जो आपका फ्रिज या फिर फर्नीचर पड़ा है वो उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, इसे कहते हैं विरामावस्था। अगर हम बात करें गति, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। जैसे जल में तैरती मछली, सड़क पर दौड़ती कार या बस। तो दोस्तों इसमें हम आगे देखते हैं, विराम तथा गति एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि कोई वस्तु एक ही समय में एक वस्तु के सापेक्ष विराम में जबकि किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति में हो सकती है। जैसे दो कारें एक ही दिशा में समान वेग से चल रही है, तब ये एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में होती है, परंतु पेड़ पौधे तथा सड़क पर चलते व्यक्तियों के सापेक्ष कारें गति में होती है। यानी दोस्तों दो कारें एक ही स्पीड में बराबर चल रही है तो वो दोनों विरामावस्था में हो सकती है, एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में होगी। लेकिन दोस्तों जो अलग अलग स्पीड में चल रही है, जैसे एक कार की स्पीड 50 पर है तो दूसरी कार की स्पीड 30 पर चल रही है, यानी दोस्तों वो गति तो कर रही है लेकिन दोस्तों उनकी जो स्पीड है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब वो एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में नहीं होगी। तो दोस्तों इस बात को आप याद रखना, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन बनेंगे वो काफी इजी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, तो वीडियो पर बने रहना। तो दोस्तों आगे देखते हैं, हम एक समान गति और असमान गति को समझते हैं। एक समान गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु एक नियत समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। जैसे यदि कोई बस चालक प्रथम घंटे में 60 किलोमीटर तथा दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है तो बस की चाल एक समान गति व्यक्त करती है। जैसे दोस्तों पहले घंटे में भी आपने 60 किलोमीटर दूरी तय की, दूसरे घंटे में भी आप 60 किलोमीटर दूरी तय की, यानी दोस्तों चाहे आप पहले घंटे, दूसरे घंटे, तीसरे घंटे, पर एक घंटे में आप 60 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, इसका मतलब वो एक समान गति है। दोस्तों असमान गति का मतलब होता है, यानी पहले घंटे में तो आप 60 किलोमीटर दूरी तय की है, दूसरे घंटे में आप 40 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, यानी दोस्तों पहले एक घंटे में तो आपने 60 किलोमीटर और दूसरे घंटे में आपने 40 किलोमीटर दूरी तय की, इसका मतलब यह है असमान गति है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अदिश तथा सदिश राशियों की। तो दोस्तों इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना। अदिश राशियां कौन सी होती है? जैसे द्रव्यमान एक अदिश राशि है,
घनत्व एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि, चाल अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, कार्य ऊर्जा शक्ति ताप ये सभी अदिश राशि है। बस आपको ये याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सदिश राशि की। तो दोस्तों ये सदिश राशि के उदाहरण है, जैसे बल, वेग, त्वरण, संवेग, ये सदिश राशि है। सिंपली आपको ये याद करना है। आप अपनी नोटबुक लेकर बैठे, उसमें इसे नोट डाउन जरूर करें। अब हम बात करते हैं गति संबंधी पद। तो दोस्तों सबसे पहला है दूरी। किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी या पथ की लंबाई कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक होता है मीटर। तो दोस्तों दूरी में आपको सिंपली यही याद रखना है कि दूरी कौन सी राशि है, अदिश या सदिश राशि है। दूरी है अदिश राशि। एक आपको ये बात याद रखनी है, एक इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का मात्रक मीटर होता है। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। स्वचालित वाहनों में लगा एक यंत्र जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, ओडोमीटर। ध्यान में रखना, ये एग्जाम और पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं विस्थापन। किसी गतिशील वस्तु की गति की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मात्रक भी मीटर होता है, इसे आप याद रखिए। तो चलिए हम आगे जानते हैं दूरी और विस्थापन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों इन तीनों पॉइंट को आपको याद में रखना है। गतिमान वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। गतिमान वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं होता है। तो दोस्तों इन तीनों पॉइंट को आपको याद में रखना है। तो दोस्तों अगर आप ये बुक परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों आपको सिंपली आपको क्या याद रखना है, चाल का मात्रक याद रखना है। चाल कौन सी राशि है, अदिश राशि। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। और दोस्तों एक ये इंपॉर्टेंट है, चाल का सूत्र। इसका सूत्र है चाल बराबर चली गई दूरी बटा में लिया गया समय। तो दोस्तों ये नोट आप याद रखना है। एक गतिमान वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है, यह कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती। इस चीज को आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं वेग। गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को वेग कहते हैं। सिंपली आपको इसमें वेग का सूत्र याद रखना है, 1-2 ये वाला। वेग बराबर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटा में समयांतराल। तो दोस्तों एक ये वाला सूत्र याद रखना है, वेग बराबर विस्थापन बटा में समयांतराल। तो दोस्तों ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं। वेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। मात्रक आपको सभी याद करने होंगे। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं त्वरण। गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को दोस्तों स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण का सूत्र है वेग में परिवर्तन बटा में परिवर्तन में लगा समय। यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u है तथा डेल्टा टी समय पश्चात वेग v हो जाता है तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण। तो दोस्तों आपको ये वाला सूत्र याद रखना है। उस समय क्या सूत्र लगेगा, त्वरण वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में डेल्टा टी। इस सूत्र को आपको याद रखना है। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं गति के समीकरण। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण में चलती है तो एक निश्चित समयांतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है।
इसमें दोस्तों आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना। आपको क्या याद रखना है, इस प्रकार के 3 समीकरण निम्नलिखित है। एक पहली समीकरण, दूसरी समीकरण, तीसरी समीकरण। इन तीनों समीकरणों को आपको याद रखना है। u का क्या मतलब होता है, प्रारंभिक वेग। v का मतलब होता है अंतिम वेग। a का मतलब होता है त्वरण। t का मतलब होता है समय। s बराबर क्या होता है, t। यानी दोस्तों दूरी बराबर होता है समय। टी समय में चली गई दूरी। तो दोस्तों इन तीनों समीकरणों को आपको याद रखना है। तो दोस्तों आगे नॉर्मली ये आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाने वाला हूं कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।